नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनुभागीय मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत हिंदी कविता और हिंदी नाटक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो में किस छंद का उल्लेख नहीं किया है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हमारी कुछ एक जो वीडियोज़ हैं वो इस सीरीज़ में हो चुकी हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार उनको भी देख लीजिए, जिसमें हमने हिंदी उपन्यास हो गया, आपका जो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो गया, साथ ही साथ भाषा विज्ञान वगैरह वगैरह जो चीज़ें रही हैं उनको भी कर लिया है। तो एक बार आप उनको ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फिर से। शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो में किस छंद का उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये ध्यान रख लेना है कि हिंदी कविता के अंतर्गत, अब देखिए पृथ्वीराज रासो जैसे कि पूरा का पूरा ही आपके पाठ्यक्रम में लगा दिया है, तो संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादातर क्या है कि आपको पूरा वो तो पृथ्वीराज रासो तो कैसे ही पढ़ पाएंगे, है ना। अभी जो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है, इससे पहले अभी जो एग्ज़ाम हुआ साइंसेस के स्टूडेंट्स का, तो उसमें भी यही पाया गया कि जो पेपर है ये सीबीएसई वाला, वो उतना ज़्यादा मुश्किल जो है वो नहीं रखा गया है। बिल्कुल सामान्य सी उसमें चीज़ें जो थी उनको रखा गया है और ज़्यादा डिटेल से भी चीज़ों को नहीं पूछा गया है। तो बिल्कुल बेसिक बातें ही आपको ध्यान रखनी है। तो यही चीज़ आप हिंदी कविता में भी देखेंगे, अपने हिंदी सिलेबस में भी, कि आप पूरे पृथ्वीराज रासो की व्याख्या भी नहीं है आपको याद रखने की ज़रूरत। आपको बेसिक जो नॉलेज है उसकी वो ध्यान रख लेनी है, ठीक है। क्यों जो है यहाँ पर इस प्रश्न को रखा गया है ये भी थोड़ा सा आप समझें कि पृथ्वीराज रासो जो है ये किस प्रकार का ग्रंथ है। आप देखते हैं कि उसमें छंद ज़्यादा रहा और साथ ही साथ उसमें कि छंद की बात हुई है, तो वो भी आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें से आपका जो सवैया छंद है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी आपको उठता है कि जो सवैया है ये उस वक्त जो है वो इसमें उल्लेखित नहीं था, और कवित छंद जो रहा है ये छंद कैसा माना जाता है, इसको आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मुख्य छंद रहा है इस रचना का, ठीक है, जिसको हम छपय भी कहते हैं, यही आपका छपय बाद में क्या बना, कवित बना। इसको ध्यान रखिए। दूहा यानी कि दोहा है और गाहा यानी कि गाथा छंद है। दूहा जो है आपका किसका छंद है, ये आपकी अपभ्रंश भाषा का छंद है, और गाहा यानी कि गाथा जो है ये प्राकृत का अपना छंद रहा। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो से संबंधित ये प्रश्न इसलिए रखा गया है क्योंकि पृथ्वीराज रासो में आप देखते हैं कि छंदों की अधिकता रही, और जिसके चलते जब तक रामचंद्रिका नहीं आई थी तब तक जो है इसी ग्रंथ को ही कहा जाता है कि ये क्या है, छंदों का अजायब घर है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो से जो प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न ये बनेगा कि इनमें जो आपका ये पृथ्वीराज रासो रहा है इसको लेकर के विद्वान क्या कहते हैं, विद्वानों के कथन क्या है इसके संदर्भ में, कौन इसको प्रामाणिक मानता है, कौन इसको अप्रामाणिक मानता है और किसने इसको अर्ध प्रामाणिक माना। इन चीज़ों पर भी आप ज़रूर एक बार गौर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यही प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बाकी इसके जो नायक नायिका हैं वो कौन रहे हैं उसके बारे में देखें, ठीक है। इसके अन्य जो पात्र रहे हैं वो आपने थोड़ा सा देखना है। प्रमुख जो इसके समय रहे हैं यानी कि जिसको हम सर्ग कहते हैं या खंड कहते हैं, उनको भी एक बार अगर आप ज़रूर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। व्याख्या भाग आप उतना ज़्यादा इसका छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो खुसरो की काव्य पंक्तियाँ जो रही हैं देखिए उनके रूपों के साथ उसका मिलान करना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से रखा गया है। हालांकि ये प्रश्न भी थोड़ा सा डिटेल प्रश्न नहीं है, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। अगर आपने अमीर खुसरो को थोड़ा सा ढंग से पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे से कर पाएंगे। और जो लोग तो लाइव क्लास में लगातार रहे हैं उनको तो खैर ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं डिटेल से भी कि खुसरो के संदर्भ में कौन सी बातें हैं कौन सी नहीं है। पहली चीज़ तो यहाँ से आपको ध्यान रख लेनी है कि खुसरो ने 2 सुखने लिखे, खुसरो ने पहेली भी लिखी, गज़लें भी लिखी और मुकरियाँ भी की हैं। अब ये बातें मैंने क्लास में पहले ही ऑलरेडी बता दी हैं कि 2 सुखना क्या होता है, पहेली क्या होती है, गज़ल क्या होती है, मुकरिया क्या होती है। अब यहाँ पर आपको सिंपली इसकी पहचान करनी है। रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे उठी घर उठी जावे। सखी जहाँ पर दूसरी लाइन में ही इसका आपको आंसर मिलेगा कि ना सखी साजन नहीं, वो क्या है, वो है कुछ और ही चीज़, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है, अपनी ही बात से वो मुकर जाने की बात हो रही है। तो चांद की बात हो रही है यहाँ पर, देखना ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि रात्रि के समय आती है और सुबह होते ही जो है वो चली जाती है, यानी कि अपनी बात से। अभी तक हमें लास्ट तक ऐसा लग रहा है कि वो साजन की ही बात कर रहा है अपने, कि भाई प्रेमी जो है प्रेमिका से मिलने आ रहा है लेकिन सुबह तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है इसको इसने अपनी बात से मुकर गया, यानी कि ये मुकरी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो एक ये है, डी ये है, यानी कि आपका आंसर तो वैसे इसी से ही निकल जा रहा है। लेकिन बाकी को भी आप एक बार मिलान करके ज़रूर देखें कि इसमें क्या है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया।
आगे की पंक्ति आपको मालूम है, जैसे आगे की पंक्ति आप सुन लेते हैं तो आपके सामने जो है ज़रूर ये एकदम से आपको आ जाता है कि ये तो पहेली है और इसका आंसर क्या है ये आपको बताना है, ये आपके लिए है। पंडित प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों? ये दो चीज़ें हैं, देखिए दो प्रश्न है इसमें। पंडित प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों, इन दोनों का ही एक ही उत्तर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ दो सुखना। ठीक है, तो दो सुखने हो गए। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, जिहाल मिस्किन मकुन तो गाफुल दुराए नैना बनाए बतियां। ये वाली इसकी बहुत ही फेमस गज़ल रही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे अमीर खुसरो की। तो जो भी प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं उन्हीं को ही यहाँ पर रखा गया है। बस ये आपके लिए एक डेमो था कि इस तरीके से भी प्रश्न आपको बन सकता है। बाकी तो आप सारे लोग जानते हैं कि खुसरो का सामान्य परिचय, खुसरो की जो पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़लें इत्यादि रही हैं उनको देखना है। इसके अलावा भी इसके कुछ ग्रंथ रहे हैं, उन ग्रंथों को भी आप ज़रूर रखें। शुक्ल ने इसके बारे में क्या कहा है, उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कई बार जो है वो भी पूछ ली जाती हैं। हिंदी का तो ये पहला कवि रहा ही रहा, ये आप सारे बात समझते हैं पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, चली में खोजने पिए की, मिटी नहीं सोच यह जिए की। तो यहाँ पर ये पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो कौन हैं, इसको आपने याद रख लेना है। ये कबीर दास जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, यदि मिट्टी न सोच जिए कि, यानी कि यहाँ पर जो कबीर दास रहे हैं, देखिए उनके जो भी पद हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल हैं आपके, उन्हीं में से कुछ पंक्तियाँ उठा के जो है यहाँ पर रख दी गई हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप ज़रूर याद रखें। हो सकता है ये आप यहाँ पर जो है खुसरो की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप इसको सुंदरदास की सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये भी कबीर दास जी की ही पंक्तियाँ हो जाएंगी। तो जो मुख्य पंक्तियाँ हैं कबीर की, उनको ज़रूर पढ़ना है, उनके थोड़े से भावार्थ वगैरह को भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी रहे हैं उनसे। इसमें लिखा है, देखिए, नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इसमें बारहमासा की शुरुआत ज्येष्ठ महीने से शुरू हुई है। बारहमासा की शुरुआत ज्येष्ठ महीने से शुरू हुआ है। ये कैसा लिख दिया यहाँ पर, सेंस की गलत गड़बड़ कर दी। इसको आप ठीक कर लीजिएगा कि इसमें बारहमासा की शुरुआत ज्येष्ठ महीने से हुई है, शुरू हुई है ना। तो यहाँ पर ये कथन आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मासा की जो शुरुआत हुई है वो किस महीने से हुई है, वो आषाढ़ महीने से हुई है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। तो कथन एक सही हो जाएगा और कथन दो जो है आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से भी आप प्रश्नों को थोड़ा सा देखें और पंक्तियाँ इसकी ज़रूर याद रख लेना। जो पद्मावत है आपका, इसके अलावा पद्मावत में जो मुख्य जो प्रतीकात्मकता रही है उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि प्रतीकात्मकता से संबंधित प्रश्न बनने की संभावनाएं जो हैं वो रहती हैं हमेशा। नागमती वियोगखंड की बात हो गई, या फिर प्रतीकात्मकता की बात हो गई, या फिर कुछ और चीज़ें जो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का सामान्य परिचय हो गया, पद्मावत का सामान्य परिचय हो गया, पद्मावत को समासुक्ति कहें या फिर इसको अन्योक्ति कहें या फिर इसको कुछ और चीज़ें कहें, वो सारी बातें भी आप एक बार इसको ज़रूर देखें। किस प्रकार का ये महाकाव्य रहा है ना, किस में कहाँ पर जो है इसमें काल्पनिकता है, कहाँ पर जो है इसमें ऐतिहासिकता है, इन चीज़ों को भी याद रखना पड़ेगा। तो एक बार इस काम को भी आप ज़रूर कीजिएगा। अब बात आती है अगला जो भ्रमर गीत सार रहा है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो प्रमुख राग आए हैं जो सूरदास ने रखे हैं, उन रागों को आपने क्रम से रखना था। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बारीकी से भी, कि किस राग की बात कहाँ पर हुई है। तो सबसे पहले राग केदार आता है, फिर राग धनाश्री आता है, फिर राग काफ़ी, फिर राग नट हो जाएगा, जो कि पाठ्यक्रम के लगे हुए जो आपके छंद जो इसमें जो आपके पद हैं इसके भ्रमर गीत सार के, उनके आधार पर रखे गए हैं ये। ठीक है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देखेंगे, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी मैं ये कहूँगा कि भ्रमर गीत सार की पंक्तियाँ एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, उसको ज़रूर देखना है। बिहारी सतसई में मंगलाचरण में सरस्वती की वंदना हुई है। तो ये पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया। बिहारी सतसई में राधा की वंदना हुई है, मंगलाचरण में बाकी जो आपका सरस्वती की वंदना उसमें नहीं है। ठीक है, बिहारी का संपूर्ण साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये भी अपने आप में क्या है, गलत है। समन्वय की विराट चेष्टा किसके साहित्य के लिए बोला गया, ये बोला गया था जो आपका तुलसीदास है ना। तो दोनों ही कथन यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल गड़बड़ हो गए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, बिहारी सतसई की टीकाओं का सही मिलान आपको करना है। तो देखिए, इसमें बिहारी रत्नाकर जो है, ये आप सभी लोग जानते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है ये। तो एक के साथ यहाँ पर आपका क्या है, डी है। तो एक के साथ डी कहाँ पर हो गया, ए ऑप्शन में, यहाँ से ही निकल जाएगा, लेकिन बाकी भी आपको पढ़नी है। फिर बिहारी बिहार है, ये अंबिका दत्त व्यास की हो जाएगी। लाल चंद्रिका लल्लू लाल ने लिखी थी, और संजीवनी भाष्य ये पदम सिंह शर्मा, जिसको कमलेश के नाम से भी जानते हैं हम,
इन्होंने लिखी थी। और कमलेश से ही आपको याद ये भी रख लेना है कि इन्होंने पहला संस्मरण भी लिखा था पद्म पराग शीर्षक से, और तुलनात्मक आलोचना के इनको जनक माना जाता है। ये बातें भी इनके बारे में आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला प्रश्न, यानी कि बिहारी सतसई कि टीकाकार कौन कौन से रहे हैं, उन्होंने टीकाएं किस नाम से लिखी हैं, प्रारंभिक टीका किसने लिखी थी, और जो रामचरितमानस रहा है उसके बाद सबसे ज़्यादा टीकाएं जो हैं इस रचना पर ही लिखी गई थी। इन बातों को भी आपने ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आया है, देखिए, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। बिल्कुल सही बात है। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। बिल्कुल सही है। वे वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। ठीक है, तो ये भी शुक्ल ने ही बोला है। तो यहाँ पर विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, ये रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। ठीक है, तो किराए के आंसू बहाने वालों में एकमात्र ये अकेला कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है, ये बात इन्होंने आगे कही थी इसमें। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, इसको याद रखना है आपको, है ना। बाकी शुक्ल ने इसके बारे में जो जो पंक्तियां कही हैं उनको भी आप जरूर याद रखें। कृपाकंद किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो ये घनानंद की ही कृति रही, इसको आप एक बार जरूर देखें। सामान्य सा प्रश्न था ये, बिल्कुल रचना से संबंधित। कण कण में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंता मणि। तो ये वाली पंक्तियां जो हैं किस काव्य रचना से उद्धृत रही हैं? तो इसमें आपको ध्यान रख लेना है, ये है जो विप्लव गायन है बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो कविता, उससे ये रखी गई हैं। कई बार आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित जो विप्लव गायन है वो किस रस में लिखी गई कविता है, उसको भी आपको ज़रूर जानना है। इसके बारे में ध्यान रखें कि ये कब लिखी गई थी, किस पत्रिका में अगर संपादित हुई या प्रकाशित हुई है, उसको भी एक बार ज़रूर जानिएगा। ठीक है, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं हैं उनको तो आप ज़रूर एक बार ध्यान में रख लीजिएगी वो क्या क्या हैं उसमें, है ना बातें। फिर आता है अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा के संबंध में असंगत कथन आपको बताना है कि कौन सा गलत है इसमें। तो पहले है लिखा हुआ कि राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष है 1936, ये बिल्कुल सही बात है। यह प्रबंधात्मक व शक्ति छंद में रचित एक लंबी कविता है, बिल्कुल सही है। इसका आधार कंब रामायण नहीं है, बल्कि इसका आधार जो है कृतिवासी रामायण है, जो कि बांग्ला में लिखी गई थी। कंब रामायण जो है कंबन कवि के द्वारा लिखी गई थी तमिल भाषा में, इसको आप ध्यान में रखें। तो ये इसका आधार ग्रंथ नहीं हो जाएगा, इसको याद रख लेना है। यह कविता पौरुष और कर्म का संदेश देती है, ये तो बिल्कुल सही बात है इसकी। और राम की शक्ति पूजा आधुनिक लंबी कविताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसको आप जरूर याद रखिए। इसके पात्रों से भी संबंधित प्रश्न आपको आ सकता है और कई बार इसकी पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं। जो श्रेष्ठ पंक्तियां हैं इसकी उनको जरूर देखना है। सरोज स्मृति में निराला ने सरोज को कौन सा संबोधन नहीं दिया था? तो इसमें आपको ध्यान रख लेना, देखिए जो बाले इसमें संबोधन था वो यहाँ पर नहीं था। ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछा हुआ था, तो ये वहीं से ही उठा दिया गया था। वैसे ही धन्य उसने बोला, उसको तन्ने बोला, शुचिते बोला, उसमें अवस्था जो है 19 वर्ष की उसमें बताई गई है, उसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। बाकी उसमें जो पंक्ति रही हैं उनको भी ज़रूर देखें। दिख जीवन जो पाता आया विरोध, ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही। ये कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो जिसको हम कालजयी पंक्तियाँ कह सकते हैं कि हमेशा जो है वो पूछी जाती रहती हैं। तो पंक्तियों से संबंधित प्रश्न उनको एक बार ज़रूर रखें। हालांकि मैंने यहाँ पर कम रखे हुए हैं, तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, दिख जीवन जो पाता आया विरोध। तो यहाँ पर बोला गया है सही मिलान जो है वो कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये तो राम की शक्ति पूजा हो गया। दुखी जीवन की कथा रही, अभी मैंने बता दिया। सरोज स्मृति हो गया। विजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी जूही की कली, बिल्कुल सही पंक्ति है ये भी। ठीक है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ये सरोज स्मृति की नहीं है, बल्कि ये हैं जो आपके सुमित्रानंदन पंत रहे हैं उनकी पंक्ति। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये किस कृति की पंक्तियां हैं? सुमित्रानंदन पंत की बड़ी फेमस रचना रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गीत फरोश कविता में कवि ने किस बात पर गहरा और तीखा व्यंग्य किया है? तो यहाँ पर है, देखिए ऑप्शन, देश की राजनीति पर, इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है साहित्य और कला का बाजारीकरण होने तथा पैसों के लिए कवि की लाचारी पर। तो ये वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कि जो गीत फरोश है उसमें साहित्य और कला का एक क्या हो गया आज के समय में, बाजारीकरण हो गया है, और पैसों के लिए जो कवि है वो क्या है, लाचार हो गया है। ठीक है, वो सिर्फ वही लिख रहा है जो जिससे उसकी आय जो है वो चलती रहे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
प्रस्तुत पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध महाकाव्य की हैं? बहुत ही फेमस ये पंक्तियाँ रही हैं, देखना अक्सर ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो ये कमायनी की पंक्तियाँ हो जाएंगी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कमायनी के किस सर्ग से हैं ये काम आपको करना है। कमायनी में टोटल कितने सर्ग हैं उनको क्रम वाइज लगाना है। ठीक है, प्रारंभिक सर्ग कौन सा है, अंतिम सर्ग कौन सा है, किस सर्ग की ये पंक्तियां हैं। कमायनी की प्रतीकात्मकता आपको याद रख लेनी है कि उसमें कौन बुद्धि का प्रतीक है, कौन किसी मन का प्रतीक है, कौन जो है आपके मानव का प्रतीक है ना। तो इन सब चीज़ों को भी एक बार ज़रूर आपको ध्यान देना है कमायनी के लेकर के। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है कमायनी को लेकर के, जो आचार्य रहे हैं उन्होंने क्या कहा है, ये भी प्रश्न बनता है, इसलिए इसको एक बार जरूर देखिएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अब जो हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ एक प्रश्न आते हैं यहाँ पर देखिए। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा यहाँ पर आपका ओष्ठ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें, बिल्कुल सामान्य से प्रश्न है ये। इसके अलावा लिखा गया है किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जैसे प्रयोग है, प्रतिमा है, एंड प्रख्यात है और प्रदर्शन है। देखिए यहाँ पर प्रतिमा, इसमें क्या हो जाएगा, प्र का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, प्रति हो जाएगा इसमें, प्रति और माँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रख्यात, देखिए ख्यात को अगर अलग कर देंगे तो ख्यात शब्द आ रहा है, योग को अलग कर देंगे तो योग सही शब्द आ रहा है। ठीक है, और दर्शन में अगर आप प्र जोड़ रहे हैं तो वो प्रदर्शन हो रहा है। तो प्रतिमा अपने आप में ऐसा नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुकुरमुत्ता कविता की इन पंक्तियों में खाली स्थान की जगह कौन सा शब्द आया है? एक थे नवाब, फारस से मंगवाए थे गुलाब। तो यहाँ पर फारस ही आ जाएगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किस कविता की पंक्तियाँ हैं ये आपको बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, अगर ये आपने बता दिया तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको इसी लेवल के, इसी स्तर के क्वेश्चन जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी मौका है आपके पास कि जो आपकी तैयारियां हैं बेसिक्स को क्लियर कीजिए। जितना आप बेसिक्स रखेंगे ध्यान में उतना अच्छा रहेगा। जो नई रचनाएं जोड़ी गई हैं उनके रचनाकारों को, उनकी विषय वस्तुओं को, और उसमें मुख्य जो बातें रही हैं, चंदात्मकता रही है या कुछ और चीज़ रही है, उसको थोड़ा सा आप लोग देख के ज़रूर जाएं। ठीक है, तो आपके लिए मैंने प्रश्न बता दिया ये कि किस रचना की ये पंक्तियां रही हैं और कौन उसके रचनाकार रहे हैं और उसमें किस वर्ग की बात की गई है। ठीक है, परिवर्तन कविता के संबंध में असत्य कथन का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यह एक लंबी कविता है, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक तो, जो सबसे पहले पल्लव शीर्षक नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी, ये भी सही बात है। इसमें विश्व में निरंतर हो रहे परिवर्तन, ध्वंस, निर्माण तथा जीवन मृत्यु के चक्र को विषय बनाया गया है, ये बात भी सही हो जाएगी। इस कविता में परिवर्तन को विश्व नियामक सर्वोपरि शक्ति घोषित किया गया है, ये भी सही है। तो इसमें प्रकृति के कोमल तथा कठोर दोनों रूपों का अंकन करते हुए कोमल रूप को अधिक प्रश्रय दिया गया है। तो ये बात अपने आप में गलत होगी, कोमल रूप को नहीं दी गई है, बल्कि यहाँ पर जो कठोर रूप है उसको ज़्यादा प्रश्रय दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक हो रही है कि प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों रूपों का अंकन किया गया, लेकिन कोमल रूप की जगह यहाँ पर कठोर रूप हो जाएगा, जिसको ज़्यादा माना गया है कि परिवर्तन जो है इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो परिवर्तन किसकी है? ये सुमित्रा नंदन पंत की, जो कि आप बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल गई इसके बारे में ही। ठीक है, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ हैं महादेवी वर्मा की, ये आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ये किस कविता की हैं। तो यह है मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, कि बादल भले ही कुछ क्षण के लिए आते हैं, लेकिन जब वो बरसते हैं तो पूरी धरती को क्या कर जाते हैं, हरा भरा कर जाते हैं। तो मनुष्य का जीवन भी उसी बादल रूप की भांति ही होना चाहिए कि हमारा क्षणिक जीवन है, लेकिन हम अपने उस छोटे से जीवन काल में कुछ ऐसा कर जाएं कि हम जो है क्या हो जाएं, हमेशा के लिए जिंदा रहें। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर महादेव वर्मा की है, बहुत ही फेमस ये पंक्ति रही है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कविता रही है, इसको आप लोग जरूर याद रखें, बहुत बार ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। कालिदास कविता में नागार्जुन ने कालिदास की किन 3 रचनाओं का जिक्र किया है? तो ये प्रश्न भी आप देखते हैं बार बार पूछा जाता रहता है, यूजीसी नेट में भी इसको रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर रघुवंश हो गया, कुमार संभव और मेघदूत, इनकी बात जो है उसने उसमें की है उसके पात्रों के माध्यम से। ठीक है, तो इसको आपने एक बार जरूर देखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये नागार्जुन की रचना हो जाएगी। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, जैसे वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये पंक्ति भी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, और ये किसकी है? ये अज्ञेय की कलगी बाजरे नामक की एक कविता आती है उनकी, उसमें रखा गया है। और आपके लिए प्रश्न यहाँ पर ये है कि जो कलगी बाजरे की कविता रही है ये किस जो आपके काव्य संग्रह में संकलित है, इसको आपने ज़रूर देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है ये, उसको देखिएगा। अंधेरे में कविता किस पत्रिका में पहले प्रकाशित हुई थी? तो अंधेरे में जो कविता हुई थी देखिए, ये हुई थी जो आपका कल्पना नामक
पत्रिका रही उसमें पहली प्रकाशित हुई थी, जिसके रचनाकार कौन है, ये हैं गजानन माधव। मुक्तिबोध अंधेरे में लंबी कविता है, कितने खंडों में है ये आपको बताना है, ठीक है। और ये फैंटेसी में लिखी गई है। फैंटेसी को लेकर के मुक्तिबोध क्या कहते हैं वो भी आपको ज़रूर जानना है, ये प्रश्न बन सकता है। और इन चारों रचनाओं, चारों जो ऑप्शन हैं, इनमें से मुक्तिबोध ने किस पत्रिका का संपादन किया, ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए और बताइए इन क्वेश्चंस को। और एक चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस की, जब से सीबीएसई की ये सीरीज चली है, लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में या तो अपने सुझाव नहीं दे रहे हैं, या फिर अगर कुछ और चीज़ है, यहाँ कहीं मैंने कोई आंसर गलत बता दिया है, या फिर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो ये चीज़ें भी आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं और उससे कुछ लाभान्वित अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मोटिवेशन मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। ऐसा लग रहा है कि बस बनाए जा रहे हैं और आप देखे जा रहे हैं, इससा इतना ही काम चला है, ठीक है। तो अगर आप इसमें अपनी एंगेजमेंट भी दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, है ना। गीत फरोश कविता में फरोश शब्द से क्या अभिप्राय है, तो फरोश का मतलब होता है सिंपल सा बेचने वाला। अभी इससे रिलेटेड प्रश्न हमने पहले भी पढ़ लिया कि यहाँ पर क्या है, जो कवि है उनकी लाचारी को दिखाया गया है, ठीक है। तो वो बेचने के लिए मजबूर है अपनी कविता को, ठीक है। तो तरह तरह के गीत बेचता हूँ, ये तो इसने कहा है इसमें, है ना, गीत फरोश में। चलिए अगला प्रश्न आता है, उर्वशी महाकाव्य में कुल कितने अंक हैं, तो ये तो सामान्य सा प्रश्न है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ, ये आपके लिए है। अब मैंने ठीक बोला या गलत बोला ये आपको करेक्ट करना है, ठीक है। एंड इसमें है कुल 5। इसमें नायक नायिका कौन है वो भी आपको बता देना है, और इसमें किस समस्या की बात उठाई गई है वो भी बताइएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इनमें से किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों ही हैं। कंठ और तालु से बोला जाता है ए और ऐ को, जबकि ओ और औ जो है ये कंठोष्ठ हो जाएंगे। ऊ और बड़ा ऊ जो है दीर्घ जिसको हम कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओष्ठ, और ये दोनों कंठ ही हैं, है ना। ऐसे करके जो उच्चारण स्थान है उनको देखिए। बीचों बीच में कौन सा समास है, ठीक है, जहाँ पर भी सेम वर्ड अगर रिपीट हो रहा हो, भले ही बीच में जो है आपका योजक चिन्ह क्यों ना लगा हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाता है। ये पहचान आप इसकी ज़रूर याद रखें, जैसे बीचों बीच, धीरे धीरे, हाथों हाथ, ठीक है। तो ये ऐसे जो प्रश्न हैं इनका आंसर आपको अव्ययीभाव समास ही याद रख लेना है, ठीक है। अगर आसपास होता तो वहाँ पर फिर आपका द्वंद्व हो जाना था। द्वंद्व का मतलब होता है टकराव, यानी कि जो एक दूसरे के विपरीत हों, माता पिता। देखिए बीच में वहाँ पर भी क्या आ रहा है, वहाँ पर भी यही आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है ना, द्वंद्व है, ठीक है। तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी जो है देखिए वो है निरीक्षण, ठीक है। स्वाभाविक नहीं होगा, यहाँ पर स्वाभाविक होगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें साहित्यिक, तो साहित्यिक में इस तरीके से आप लिखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद निरीक्षण, ठीक है। त्योहार में आधा त और य में एक ही मात्रा हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा। ये तो शुद्ध वर्तनी भी आपके पाठ्यक्रम में है, हो सकता है ऐसा प्रश्न आपको एक दो बार पूछ लिए जाए। शाम दूध पीते ही सो गया, प्रस्तुत वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए एक क्रिया क्या थी, पीना, उसके बाद दूसरी आ गई सोना। वैसे तो यहाँ पर पूर्वकालिक होनी चाहिए कायदे से, लेकिन यहाँ पर पीते ही लग गया कि तुरंत ही हो गया, ठीक है। अगर ऐसा होता कि शाम दूध पीकर सो गया, तब वहाँ पर हो जानी थी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि दूध पीते ही सो गया। पीते और ही जो दो शब्द यहाँ पर देखिए, धातु क्या है, पी है ना, पी धातु में ते जोड़ दिया, ठीक है, और आगे क्या है, हील जोड़ दिया साथ में। जहाँ कहीं भी ये दो चीज़ें आ जाती हैं, ते एंड ही, वहाँ पर हो जाती है आपकी तात्कालिक क्रिया की तुरंत ही क्रिया हो गई, खाते ही, सोते ही, उठते ही, ठीक है। वह उठते ही स्कूल चल पड़ा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या मतलब हुआ कि तुरंत उसने क्रिया कर दी, तो वह तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। वैसे इतना डिटेल शायद ही आपसे पूछे, पर फिर भी थोड़ा सा याद रखें कि हो सकता है ऐसे भी प्रश्न पूछ लें, ठीक है। नाम धातु क्रिया से मतलब जैसे आपका हाथ है, हाथ से जो बनी हथियाना, वो नाम धातु क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया यानी कि करता हूँ, मैं रोज़ क्या करता हूँ, होमवर्क करता हूँ। तो करना अपने आप में क्रिया होगी, लेकिन उसमें हूँ जोड़ दिया तो वो सहायता कर रही है उसकी, तो वो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ऐसे करके आप इसको याद रखें। निम्न में से वर्षा का पर्याय क्या है। देखिए धराधर जो होता है ये क्या है, ये है बादल, है ना। धात्री ये है माता, तो ये दो तो नहीं होंगे। पावस, यस, ये हो जाएगा आपका वर्षा का प्रतीक। झष जो है ये मछली को बोला जाता है,
ठीक है, मछली में आप याद रखें मत्स्य भी इसको कहेंगे, उलूपी भी कहेंगे, मीन भी कहेंगे इसको, है ना, झष भी इसको ही बोला जाता है। तो ये कुछ इसके पर्याय हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। पावस के अन्य कौन कौन से हैं उनको भी आपको बताना है कि पावस यानी कि वर्षा के अन्य पर्यायवाची जो हैं वो कौन कौन से रहे हैं। निर्मल का विलोम शब्द क्या है? तो निर्मल का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मलिन। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसको देखिएगा आप लोग एक बार ज़रूर, ठीक है, ये सामान्य से प्रश्न है। मोरी की ईंट चौबारे चढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मोरी की ईंट चौबारे चढ़ना मुहावरा जो होता है इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को योग्य पद दे देना। तो इसको बिल्कुल समझ के करना है आपको। मुहावरों को भी, मुहावरा भी ज़रूर आपको कोई ना कोई देखते हैं आपकी पूछा ही जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको देखना है आपको, मुहावरों को भी। बुद्धिमान अमित ने खिन्न होकर उदंड बालकों को नज़रअंदाज करने का निर्णय लिया। प्रस्तुत वाक्य में प्रविशेषण क्या है? अब विशेषण क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो विशेषण की विशेषता को बताने वाले ही क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि बुद्धिमान, बुद्धिमान अमित, तो अमित की विशेषता तो बुद्धिमान बुद्धिमता है, ठीक है, तो ये तो विशेषण ही है वैसे। लेकिन यहाँ पर बोला गया अमित, अमित तो नहीं है ना। और बहुत खिन्न, खिन्नता होना यहाँ पर क्या है? उसकी क्रिया है या फिर अभी क्या है वो उसकी विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण में आ जाएगा, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिए। जैसे वह दौड़ता है, वह तेज़ दौड़ता है, ठीक है, वह खिन्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखें ऐसे करके, ठीक है। सर्वनाम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ये शब्द पुनरुक्ति दोष को हटाने के लिए संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला बोला गया है सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा का प्रयोग करने के बाद ही किया जाता है, बिल्कुल सही है, पहले संज्ञा आएगी तभी तो सर्वनाम आएगा। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, ये 11 कौन कौन से हैं इनको भी बताइएगा। सर्वनाम से भले ही भाषा दोष मुक्त होती है परंतु उसमें रोचकता और क्लिष्टता आ जाती है, तो ऐसा नहीं है। अरोचकता हट जाएगा, क्लिष्टता भी हट जाएगा, ठीक है। सर्वनाम भाषा को दोषमुक्त बनाता है और इससे भाषा रोचक और सरल हो जाती है समझना, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चिल्लाना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा चिल्लाहट। इसको देखिएगा, ये तो असामान्य सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हिंदी नाटक से संबंधित, जिसमें लिखा है देखिए भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में गलत कथन का चयन आप लोगों को करना है। इसका जो प्रकार है वो नाट्यरासक या लास्य रूपक है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें कुल जो है 6 अंक हैं, बिल्कुल सही है। शुरुआत में मंगलाचरण में कलयुग के आगमन नहीं, कलयुग की समाप्ति और जो आपका सतयुग है उसके आगमन की बात की गई है ना, लोकमंगल की बात है, तो ये कथन अपने आप में गलत हो जाएगा। भारत की दुर्दशा के 3 बड़े कारण मदिरा, लोभ और अशिक्षा माने हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये बातें आप ध्यान रखें। भारत दुर्दशा का रचना वर्ष क्या है? भारत दुर्दशा जो है, जो ये 6 अंक आए, इन 6 अंकों को ध्यान में रखिए कि कौन सा प्रारंभिक है, कौन सा बाद का है, ऐसे भी आपको प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको ज़रूर। फिर अंधेर नगरी है, इनके अंकों को बोला गया है कि सही क्रम से रखिए, तो सबसे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले बाह्य प्रांत आता है, फिर जंगल, फिर अरण्य, फिर शमशान। इसके अलावा अंधेर नगरी में टोटल कितने अंक हैं वो भी आपको बताने हैं। सामान्य प्रश्न देखना, ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि बार बार आता रहता है। कथन एक है स्कंदगुप्त में कुमारगुप्त की विलासिता की स्कंदगुप्त की विलासिता और स्कंदगुप्त की उदासीनता का चित्रण है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस नाटक में हूण आक्रमण से लेकर युद्ध समाप्ति तक का ही चित्रण हमें दिखाई पड़ता है। तो ये दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? ये दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, है ना। तो ये बात याद रख लेनी है, अगर स्कंदगुप्त के बारे में आपको पूछें तो इन बातों को जरूर गौर कीजिएगा। आगे है गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमिलित करना है। सबसे पहले यहाँ पर है जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यही हर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो ये किसका कथन है? वैसे ये कथन तो है आपका स्कंदगुप्त में, ठीक है। तो स्कंदगुप्त का मतलब है कहाँ पर है? ए का मतलब ए के साथ सी, ए के साथ सी है यहाँ पर बी ऑप्शन में, तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 39 क्वेश्चन का। अब दूसरा है अरुण या मधुमेह देश, हमारा बहुत ही फेमस पंक्ति है ये तो आपके चंद्रगुप्त की ही पंक्तियां हैं, ठीक है। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, ये कहाँ पर है? ध्रुव स्वामी में आ गई। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नहीं जात न नीति न सुजन सुजन समाज, ठीक है। तजीते हूँ, कुछ ऐसी आती है ये पंक्ति आगे जो आपकी अंधेर नगरी में बोलते हैं, है ना,
जो महंत जी हैं उसको कहते हैं अपने शिष्य को। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जो मुख्य इसमें पंक्तियाँ आई हैं उन पंक्तियों को भी आपको देखना पड़ेगा, एंड किस पात्र की अगर हैं तो ये अगर आप याद रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा जो है वो आपको ध्यान में रख लेना। जैसे अरुण या मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया की हो जाएंगी, जी हैं तो सदा उसी के लिए। जैसे मातृगुप्त की आई थिंक, पर एक बार फिर उसको आप देख लीजिएगा कि ये किसकी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिन बातों को ध्यान में रखिए। वहाँ से संभावनाएं हैं ज़्यादातर, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव सामनी हो गया, भारत दुर्दशा हो गया, और जो आपका अंधेर नगरी हो गया, इसकी पंक्तियाँ बड़ी फेमस हैं, उनको पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त की खासकर ज़रूर याद रखें, खासकर जो चाणक्य वाली पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए कार्नेलिया का कथन कौन सा नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए था इसमें जो आपका 40वां क्वेश्चन है, देखिए कार्नेलिया की हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो सारी नहीं है, मेरा देश मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, यदि प्रेम जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है होना चाहिए इसका, है ना। इस क्वेश्चन को आप ठीक कीजिएगा। एंड महत्वाकांक्षा कम होती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये जो है आई थिंक अलगा या किसका, एक बार इसको देखना, ये गड़बड़ हो गया ये क्वेश्चन। 40वें प्रश्न को आप एक बार जरूर देखें। जयशंकर प्रसाद की कौन सी नाटकृति स्त्री प्रधान समस्यात्मक ऐतिहासिक नाटक है? तो प्रसाद की स्त्री प्रधान जो है ये तो ध्रुव स्वामिनी ही था। सामान्य सा प्रश्न है ये, जो मंचन की दृष्टि से भी इसका श्रेष्ठ नाटक जो है वो माना गया है। किस पात्र का संबंध आगरा बाजार नाटक से नहीं है? तो जूते वाला उसमें नहीं आता, बाकी तरबूज वाला है, चने वाला है, बर्फ वाला भी वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अंधा युग में मानवीय मूल्यों का प्रतीक निम्न में से कौन सा पात्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करने वाला जो पात्र है वो कृष्ण ही उसमें दिखाया गया है। ये जो बाकी पात्र रहे हैं ना, ये किसके प्रतीक हैं ये आपको बताना है, बड़े ही महत्वपूर्ण है ये। जैसे विदुर हो गया, संजय हो गया, युधिष्ठिर हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको याद रखना है आपको। और ये बहुत मतलब ईजी भी है ये क्वेश्चन, एक बार इसको देखिए, नाम से ही पता लगा सकते हैं आप इजीली, है ना। तो ये आपको बताना है। एक और द्रोणाचार्य नाटक का एक और द्रोणाचार्य कौन? ये तो प्रोफेसर अरविंद ही है, इसमें तो कोई शक शुबा वाली बात है ही नहीं। पर अगर आपने बिल्कुल भी नहीं अभी तक पढ़ा है तो अब तो आपको ये मुश्किल लगेंगे ये क्वेश्चन। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट आपने इतना तो ज़रूर पढ़ा ही होगा कि क्या क्या बातें जो इसमें रही हैं। अंधा युग एक दृश्य काव्य है, बिल्कुल सही बात है। दृश्य काव्य के 10 भेद हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो कथन 1 सही हो जाएगा और कथन 2 जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि दृश्य काव्य के कितने भेद हैं? 2 ही भेद हैं। ठीक है, अब ये आपको बताने हैं कि वो कौन कौन से हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष की अहम वृत्ति की शिकार स्त्री की दयनीय दशा का उद्घाटन किस नाटक में हुआ है? तो ये हुआ आपका जो आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन के केंद्र में कौन है? आषाढ़ के एक दिन की रचना वर्ष क्या है इसको देखिएगा, इसमें कितने अंक हैं, है ना, उनको जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला नाटक, और इसको आधार मान करके किस बात को आधार मान के इसको लिखा गया है वो भी देखना है। आधे अधूरे नाटक की प्रमुख पात्र जो सावित्री रही है उसकी अवस्था कितनी बताई गई है? तो ये सामान्य सा प्रश्न है, इसको खुद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और द्रोणाचार्य नाटक में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के असहाय चरित्र का उद्घाटन है। ये बात सत्य है। ठीक है, इसमें पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया गया है। ये भी सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी नहीं, अच्छा इसमें तो एक गलत बोला है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? ये सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, केवल एक औरत ही मर्द को समझा सकती है, प्रस्तुत कथन किस नाटक में आया हुआ है? तो ये आया था जो आपका एक और द्रोणाचार्य रहा है उसमें। अब आपको ये बताना है कि ये कथन किसने किस से कहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये कि औरत ही जो है मर्द को समझा सकती है। श्रेष्ठ पात्र हैं, श्रेष्ठ तो क्या मतलब, इसके महत्वपूर्ण बात है ये, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, है ना। नीचे दिए गए नाटकों को सही क्रम में आपको रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? आधे अधूरे, वो 2 ऑप्शंस में है तो इसलिए आपको फिर से आप थोड़ा सा एक्सरसाइज यहाँ पर करनी पड़ेगी। आधे अधूरे 1969, और उसके बाद जो है बकरी 1974, एक और द्रोणाचार्य 1977, महाभोज जो है ये 1982, और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा या ज़्यादा सही बैठेगा, है ना।
तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपने एक थोड़ा-सा आइडिया ले लिया होगा यहाँ से मोटा-मोटा कि क्या-क्या बातें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। कविता वाले पोर्शन से आपको पंक्तियाँ भी फ़ोकस करनी है। कविता वाले पोर्शन से ही आपको जो है पंक्तियों के अलावा वहाँ पर जो सामान्य परिचय रहा है कविता का वो देखना है। सामान्य परिचय यानी कि किस पत्रिका में छपी है या फिर उसमें क्या बात कही गई है, उन चीज़ों को भी थोड़ा-सा आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और कविता की पंक्तियों को फ़ोकस करके आपको जो है उसको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई विशेष बात उसमें आई है तो उनको भी आपको जानना है। ठीक है, अगर हम नाटकों की बात करते हैं वहाँ तो वही है, उपन्यास की तरह ही, है ना, कहानियों की तरह ही कि इसमें आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उसके पात्र कौन से हैं, पात्रों की विशेषताएँ क्या रही हैं, ठीक है, और नाटकों की जो मूल संवेदना है वो क्या बताई गई है, उन सब पर आपको काम ज़रूर करना है। ठीक है, तो आगे हम अगला एक जो टेस्ट है वो आपका और रखेंगे जिसमें हम कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे और अगर आपकी इससे सहायता हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर अपनी राय देते रहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।